डिस्कस किया था वो हमने बेसिक पैरामीटर को लेके डिस्कस किया था। इसमें टेम्परेचर था, सैलिनिटी था, डिसॉल्व ऑक्सीजन था, पीएच था, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन था, टोटल नाइट्रेट नाइट्रोजन था, नाइट्राइट नाइट्रोजन था और विजिबिलिटी था। ठीक है, वो आप ऑलरेडी अवेयर हैं उन चीजों से। जो सिर्फ श्रिम्प के केस में बढ़ता है वो एक सैलिनिटी वाला पॉइंट और बढ़ जाता है और मिनरल कंपोजिशन। तो आप फ्रेश वाटर में कर रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी आपका पॉसिबल है, बट ionic levels in pond with low saline water have to be raised to match their concentration in sea water diluted to the same salinity. तो सिर्फ सैलिनिटी बढ़ाने से ही नहीं होगा कि आपका कल्चर सक्सेसफुल आप कर पाएंगे। तो 5 पीपीटी, 10 पीपीटी, 15 पीपीटी, 25 पीपीटी, 30 पीपीटी, 35 पीपीटी तक में भी कल्चर पॉसिबल है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको 5 पीपीटी में करना चाहते हैं, 7 पीपीटी में करना चाहते हैं, 10 पीपीटी पे करना चाहते हैं, क्योंकि जितना पीपीटी आप उसका इंक्रीज करेंगे उतना आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम 5 से 7 पीपीटी आपका लेके चलें आप उसको। ठीक है, सिर्फ सलाइन वाटर बोलने से या सिर्फ उसमें सोडियम का कंटेंट डालने से कल्चर नहीं होगा। उसमें सोडियम का भी रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम का भी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम का भी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम का भी रिक्वायरमेंट है, और क्लोराइड और सल्फेट उसके बाइंडिंग एजेंट हैं, तो वो साथ में आएंगे। अगर आप रॉ सॉल्ट डालते हो तो सोडियम के साथ क्लोराइड भी मिलेगा, एप्सम सॉल्ट डालते हो तो मैग्नीशियम के साथ सल्फेट भी मिलेगा। तो अगर 35 पीपीटी सी वाटर का आप कंपोजिशन देखें तो आपको ये मिलेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखें तो आपके ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग आप उसका वैल्यूज निकालेंगे कि कितना सॉल्ट जाना है, सॉल्ट हमने इतना डाला है तो कितना मैग्नीशियम जाएगा, कितना कैल्शियम जाएगा, कितना पोटेशियम जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर प्रिपेयर करने से वे पहले वो सारी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए जिससे हम उस सजेस्टेड वैल्यू तक उनको ले जा पाए। वाटर प्रिपरेशन तो आपको मालूम ही है कि 4 to 6 वीक्स आपको देना ही है। सर, वन मोर थिंग। अगर मैं आपकी मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है, जो जैसे मेरे मेरेन से मतलब सैलिनिटी और सी वाटर सैलिनिटी के हिसाब से ये वाला जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है। इसको 35 पीपीटी में ये सब हम लोग को मेंटेन करेगा पड़ेगा। अगर हम लोग का अगर मेरा मान लीजिए सैलिनिटी मेरा 15 पीपीटी है या फिर 20 पीपीटी है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मेरा पानी का कैल्शियम ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया तो हाँ, तो वहां पे एक और आपका मिनरल कंपोजिशन है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब सोडियम का और पोटेशियम का जो रेशियो है वो 30:1 होना चाहिए, और कैल्शियम मैग्नीशियम का रेशियो जो है वो 1:2 या 1:3 होना चाहिए। अगर कैल्शियम आपका 40 मिलीग्राम है तो मैग्नीशियम का आपका 80 to 120 मिलीग्राम होना चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर ये उलट हो गया तो मतलब मैग्नीशियम पहले से कम है, कैल्शियम ज्यादा है तो फिर आपको मैग्नीशियम का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो फिर आपको मैग्नीशियम के कंटेंट को ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। हमेशा मैग्नीशियम कैल्शियम से दुगना या तिगना होना चाहिए। जी। और ये सोडियम और पोटेशियम का सोडियम और पोटेशियम 30:1। अगर 30 भाग आपका सोडियम है तो 1 भाग आपका पोटेशियम होगा। अच्छा। पोटेशियम का इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता, बस वो गुड इकोसिस्टम के लिए होना चाहिए सबसे ज्यादा सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। जी। तो सबसे पहले आपको अपना सैलिनिटी को लेके जाना है कम से कम 5 पीपीटी या 7 पीपीटी। तो 1 ग्राम अगर उसमें आप रॉ सॉल्ट डाल देंगे तो आपका 1 पीपीटी बढ़ जाएगा। अच्छा, पर तो लीटर। हमेशा पर लीटर। तो
वो 1 पीपीटी डालेंगे तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना आपका पानी है, उस पानी का आपको कितना पीपीटी बढ़ाना है। 7 पीपीटी बढ़ाना है, मतलब 1 लीटर में 7 ग्राम आपको डालना पड़ेगा। जितना लीटर है उसको 7 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको केजी निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना केजी आपको उसमें रॉ सॉल्ट डालना पड़ेगा, जिसे आप कांचा नमक, सादा नमक, खड़ा नमक, जो हम जानवरों वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। ये सबसे पहला टास्क होगा। और ये टास्क करने से भी पहले आपको अपना सैनिटाइजेशन वगैरह, अपना टैंक क्लीनिंग वगैरह वो सब कुछ करना होगा। अगर आपने अभी नए सीमेंटेड टैंक बनाए हैं तो उसको पहले एक बार फिल करके रख दें, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, जिससे वो डाइल्यूट हो जाए, वहां के पीएच वैल्यू नॉर्मल आ जाए। उसके बाद एक बार उसको वॉश आउट करके क्लीन करके फिर आप अपनी वाटर प्रिपरेशन शुरू करें। उस प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो ईपॉक्सी पेंट आता है, उसको आप कर सकते हैं, तो उसे आप ऑन द फ्लाई फर्स्ट डे से ही अपनी वाटर प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर आपके पास टाइम है तो नॉर्मल पानी फिल करके रख दो अपने सीमेंटेड टैंक में, 2 से 4 हफ्ते तक उसको छोड़ दीजिए आइडल, जिससे वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद फिर उसको वॉश आउट करके अपना पोटेशियम परमैंगनेट से, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लीन करके, सन ड्राई करके प्रॉपर फिर अपनी वाटर प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका उसको सैलिनिटी देने का काम है। सैलिनिटी कहाँ से देंगे आप उसको? रॉ सॉल्ट से देंगे। वो ही आपका सबसे सस्ता कंपोनेंट है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो में वो आपको मिल जाएगा। 24 घंटे उस पानी में छोड़ देंगे आप उसको एरिएट। एरिएशन उसी डे से शुरू हो जाएगा जिस दिन से आप वाटर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ठीक है। आपके पास रिफ्रैक्टोमीटर होना चाहिए, सैलिनिटी मीटर होना चाहिए, जिससे आप उनको मेजर कर पाए। ठीक है। यस। इस टेबल को हमेशा याद रखें, इसमें आपको वो सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेंगे। सोडियम के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 ग्राम 1 लीटर में डाल दें तो 1 पीपीटी का आपका आ जाता है, और उसी सैलिनिटी के अकॉर्डिंग आप वो और के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे। जैसे कैल्शियम का 11.6 है, मैग्नीशियम का 39.1 है, पोटेशियम का 10.7 है। तो जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट और सप्लीमेंटेशन ऑफ मिनरल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वाला मिनरल डाल रहा हूं तो इससे मेरा कौन सा कंटेंट आएगा। जैसे आपने नमक डाला, तो नमक में भी मल्टीपल्स नमक्स हैं आपके पास, क्योंकि दोनों एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, वही आपका सॉल्ट है। तो पोटेशियम क्लोराइड है जिसे आप केसीएल बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास है जिसे आप एमओपी बोलते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड है जिसे आप MgCl2 बोलते हो, मैग्नीशियम सल्फेट है जिसे MgSO4 बोलते हो। तो क्लोराइड और सल्फेट के कॉम्बिनेशन से ही मिलते हुए आपको सॉल्ट मिलेंगे मार्केट में। जरूरी नहीं जो हमारा खाने वाला नमक है वही नमक है, जितने भी मिनरल कंपोजिशन हमें एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं वो सभी हमारे सॉल्ट हैं। बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी मिलेंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डोज जो जाएगा आपका वो ग्राम पर मीटर क्यूब में जाएगा, मतलब जितनी भी डोज आपकी निकल के आएगी वो 1000 लीटर के लिए निकल के आएगा। सिर्फ एक सॉल्ट ही ऐसा है जो पीपीटी में आएगा, अदरवाइज जितने भी आएंगे वो सब पीपीएम में आएंगे। ठीक है। तो डोज निकालने के लिए कैसे आप डोज निकालेंगे? डोज हमेशा ग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 लीटर में।
तो क्या चाहिए आपको? डिजायर कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल्स। कि सपोज आप कैल्शियम का निकाल रहे हैं, अब आपको कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, तो वो आपका रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल इन सॉल्ट। जो आप मिनरल उसमें डाल रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज है वो सॉल्ट का। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है आपका, तो मैग्नीशियम में 9 से 10% होता है आपका। जो मैग्नीशियम सल्फेट आप डालेंगे, अगर आप 100 ग्राम उसमें से डाल रहे हैं तो उसमें से सिर्फ आपको 9 या 10 ग्राम मैग्नीशियम मिलेगा। तो उसका रेशियो आपको पता होना चाहिए कि वो उसमें कितना प्रेजेंट है, और डिवाइड बाय 100। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास मिनरल्स का वैल्यू आ जाएगा कि 1000 लीटर में आप इतना कंपोजिशन डालेंगे उस मिनरल का तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस चेक करने के लिए आपके पास वो वाटर पैरामीटर किट होनी चाहिए जो वो मिनरल्स डालने के बाद आपको बताएगी कि अब उसकी वैल्यू इतनी आ गई है। अगर वो सजेस्टेड डोज आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ कम है तो उसी के अकॉर्डिंग दोबारा से कैलकुलेट करके उस वैल्यू को वहां पे डालना पड़ेगा। तो आपकी साइंस, आपकी केमिस्ट्री, आपकी मैथ्स तीनों परफेक्ट होना चाहिए, तभी यू कैन डू द सक्सेसफुल कल्चर। वैसा कैटफिश जैसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा अगर कहीं पर भी वो मिनरल कंपोजिशन गड़बड़ हुआ, क्योंकि आप नेचुरल सी वाटर में कल्चर नहीं कर रहे हैं। नेचुरल सी वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और भी मिनरल्स का सारा कंपोजिशन वहां पे बाय नेचर होता है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, ये जो पहले वाला, नहीं नहीं, लास्ट हम्म स्लाइड। हम्म हम्म। लास्ट स्लाइड जो कॉम्पोजिशन का जो एग्जांपल था मैग्नीशियम हाँ को। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। तो अभी जो हमने बात किया वो एक क्लियर आपको हो गया कि सैलिनिटी मतलब रॉ सॉल्ट डालेंगे तो आपकी सैलिनिटी आ जाएगी। उसके बाद आपके पास 3 कंपोनेंट बचते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, कि जिनको आपको बैलेंस करना है। अब हम सपोज करते हैं कि मैग्नीशियम अब हमें करना है पहले बैलेंस उसका, ठीक है। तो मैग्नीशियम के लिए हमारे पास 2 सॉल्ट आते हैं। एक आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे आप एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें अगर आप देखें तो मैग्नीशियम की परसेंटेज कितनी होती है? 9 to 10% तक होता है, तो हम राउंड ऑफ करने के लिए उसको 10% मान लेते हैं, ठीक है। जी। अब उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड डोज है, तो सबसे पहले आपको अपने करंट पानी में देखना है कि कितना ऑलरेडी मैग्नीशियम है। कुछ ना कुछ मैग्नीशियम की वैल्यू होगी, उससे क्या होगा आपका कि आपका उतना ही वो सॉल्ट कम लगेगा। सर 1 मिनट। अब जो रिक्वायर्ड बोल रहे हैं, मैं सपोज रिक्वायर्ड मैग्नीशियम, राइट? तो हम्म। मतलब वो अपने सैलिनिटी के हिसाब से ही उसको मल्टीप्लिकेशन करा जाए, मतलब किया जाएगा। राइट राइट। अच्छा। अच्छा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम का वैल्यू निकालेंगे, राइट? करेक्ट। तो ओके। हमारी सैलिनिटी 5 ppt या 7 ppt, जो हमारा मैजिकल फैक्टर वो 39 है मैग्नीशियम के लिए, तो हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारा पानी फ्रेश वाटर है, तो 40-43 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास उसमें वैल्यू होगी। तो 195 माइनस 43.5 इज इक्वल टू 151.3 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारी रिक्वायर्ड डोज कि अब हमें इतना चाहिए। ओके। इसके बाद हमें जो हमारा डोज निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा और 1000 लीटर पे निकलेगा।
तो डिजायर कंसंट्रेशन जो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला सैलिनिटी के बिहाफ पे, वो वैल्यू डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ मिनरल आयन। मिनरल आयन मतलब मैग्नीशियम कितना है आपका मैग्नीशियम सल्फेट में या मैग्नीशियम क्लोराइड में, वो 9 से 10% होता है, और डिवाइड बाय 100, क्योंकि वो हमारा परसेंटेज 100 में है इसलिए। तो उसको डिवाइड करने के बाद 1510 ग्राम, मतलब 1.5 kg के आसपास आपको वो लगेगा 1000 लीटर में। तो जो आपका पानी का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्यूबिक मीटर से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सैलिनिटी 0 पीपीटी का देखें तो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम उनकी वैल्यूज कुछ और हैं। 2.5 पे देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। 5 पर देखें तो आप देखो यहाँ पे कैल्शियम 62 है और मैग्नीशियम आपका 181 है, मतलब 1:3 का कॉम्बिनेशन है। तो वो ही चीजें हमें बैलेंस करनी है। तो 7 पीपीटी अगर आप रखेंगे 2.5 पीपीटी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2.5 पीपीटी में नहीं कर सकते। पर जितनी सैलिनिटी कम होती जाएगी व्हाइट लेग श्रिम्प के लिए, उतना सर्वाइवल और सक्सेस कम होता जाएगा। तो एक रिसर्च टाइप का हो जाएगा आपके लिए, इसलिए 5 पीपीटी 7 पीपीटी 10 पीपीटी एक आइडियल रेंज है। ठीक है, तो इसी टेबल के हिसाब से हम उनको मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द कल्चर। और ये नहीं कि हमें रोज रोज उनको चेक करने का जरूरत है, पूरे कल्चर प्रैक्टिस में आपको 3 से 4 बार ही वो लगेगा। तो सर मान नमक लीजिए डालने से जी मान लीजिए सर हम लोग का मतलब डिजायर्ड पीपीटी पे कैल्शियम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम का अमाउंट थोड़ा कम हो गया, मतलब जो मान लीजिए कि 10 पीपीटी में मैं कल्चर कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, हम्म तो उसके हिसाब से मुझे जितना कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अपना है मिनरल के हिसाब से 131 पीपीएम है, और उसके हिसाब हम्म से मैग्नीशियम में 360 पीपीएम, ठीक है। तो हम्म फिर हम्म ऐसे हो सकता है कि कैल्शियम का अमाउंट 200 हो गया, मैग्नीशियम का अमाउंट 100 हो गया। हाँ, तो फिर आप उसको बैलेंस करोगे कि कैल्शियम आपका 200 है, मैग्नीशियम भी 200 है, पर हमारा रिक्वायरमेंट कितना है कैल्शियम और मैग्नीशियम का 1:2 या 1:3। तो फिर आप उसमें जी, कैल्शियम नहीं डालेंगे, सिर्फ मैग्नीशियम डालेंगे, मैग्नीशियम डालेंगे तो उसकी वो उसको टाइम पे, 400 कर देंगे। ठीक है। तो सर उसके हिसाब से हम लोग उस टाइम पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो अपना रेशियो है, तो अब हम उसको हम्म देखेंगे। और ये वाला राइट। इसको हम लोग ये तो लगभग 1:3 नहीं जा रहा है, अब तक अपने जो मिनरल लेवल का जो टेबल है, तो हाँ, ये भी, तो उसके हिसाब से हम लोग, और वो ये नहीं देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो रेशियो होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको उसको देख। बैलेंस करेंगे। करेक्ट। ओके। तो दो चीजें आपके पास आ गई, एक आपके पास सोडियम की वैल्यू आ गई, मैग्नीशियम की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए आपके पास सल्फेट ऑफ पोटास और म्यूरेट ऑफ पोटास दो आते हैं, जो आपका KCl से डिनोट करते हैं या KSO4 से करते हैं। जिसमें आपको पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम K से डिनोट करते हैं, जो आपको उसमें 50% तक मिलेगा। जी तो वो भी आप अपना सैलिनिटी पे निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है उसका 10.7 या 11 या 10 से आप मल्टीप्लाई करके जो डिजायर्ड लेवल आपको रिक्वायर्ड है वो वैल्यूज आप निकाल लेंगे उसकी। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, डिजायर कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ मिनरल आयन इन फर्टिलाइजेशन डिवाइड बाय 100। तो हमारा रिक्वायर्ड था 10,
हमारा मिनरल कितना है उसमें, आपके जो आप सॉल्ट यूज कर रहे हो 50% डिवाइड बाई 100, तो 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 लीटर में 20 ग्राम ही लगेगा आपका। तो बहुत कम ही लगता है आपका जो पोटेशियम है। तो 50 तक की भी उसकी वैल्यू होगी तो वो आपका सफिशिएंटली वर्क करेगा। तो सबसे ज्यादा जो आपको करना है सैलिनिटी के लिए, सोडियम के लिए, कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, लास्ट में आपका पोटेशियम के लिए। तो इससे आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा। टेबल अपना हमेशा ध्यान रखना है कि किस वैल्यू के लिए हम वो वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अब जो हमारा रहा है वो रहा है कैल्शियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैल्यू हमेशा 1:2 या 1:3 होना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज नहीं करेंगे, चूना यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि ये सिर्फ आपके पानी की हार्डनेस को बढ़ाएगा और कैल्शियम कंटेंट देगा। तो इसमें 22% आपको कैल्शियम मिलेगा और सल्फेट की वैल्यू जो होगी वो 53% होगा। पानी के पीएच पे कोई भी इफेक्ट ये नहीं डालेगा। तो सबसे पहले आपको उसको सैलिनिटी से मल्टीप्लाई करके, जो मैजिकल फैक्टर है उसका 11.7, कुछ करंट वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए, जिससे रिक्वायर्ड डोज आपको पता चल जाए कि इतना आपका रिक्वायर्ड है जो आपको चाहिए होगा। जो रिक्वायर्ड डोज है वो आपका, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डोज है, रिक्वायर्ड डोज डिवाइड बाय जो 22% और डिवाइड बाय 100। रिक्वायर्ड डोज जो आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से निकाला, ये 15 मिलीग्राम पर लीटर। जी। ठीक है, डिवाइड बाय 22 जो हमारा जिप्सम के अंदर या कैल्शियम सल्फेट के अंदर कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, और डिवाइड बाय 100, तो ये आपका 1000 लीटर की वैल्यू आ जाएगी। उसी के हिसाब से अपने पानी का वॉल्यूम देखना है, उसको क्यूबिक मीटर में डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्यूबिक मीटर की वैल्यू आ जाएगी, और उतना ही आपको उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट डाल देना है। मेजर करना है कैल्शियम की वैल्यू को, अगर वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में अप टू द मार्क आ गई है, ठीक है। अदरवाइज दोबारा से यही स्टेप करना है। तो ये 4 कंपोनेंट आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, चारों की वैल्यू आइडियल हो जाएगी। अब इसके बाद आप अपनी वाटर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। यहां से जो वाटर प्रिपरेशन शुरू करेंगे वो मिनिमम 4 to 6 वीक का टाइम लेगा। ठीक है। अब जो है आपका दो चीजें हैं आपकी। अब आप फ्रेश वाटर है, तो अगर आप करना ही चाहते हैं कि नहीं मुझे तो श्रिम्प ही करना है, अदरवाइज फ्रेश वाटर में आप प्रॉन का कल्चर सक्सेसफुली कर सकते हैं, जो उसी के लिए बना है। अदरवाइज श्रिम्प हमेशा मराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, लो सलाइन वाटर उसके लिए बना है। रिक्वायरमेंट उसकी ये है आपकी टेम्परेचर, सैलिनिटी, ऑक्सीजन, एल्कलिनिटी, पीएच, अनआयनाइज्ड अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, ये आपकी होने चाहिए। सर 1 मिनट, जो हाँ कैल्शियम को रेज करने के लिए जो बोले कि जिप्सम बढ़ाएंगे, जिप्सम डालेंगे तो कैल्शियम रेज कर जाएगा, तो अल्कालिनिटी भी उसी से रेज होगा हाँ, क्या?
एल्कलिनिटी पे भी फर्क आएगा, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट गया है और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कलिनिटी पे भी फर्क आएगा। अगर नहीं आएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट से हम उसको रेज करेंगे, जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आएगा। अदरवाइज बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे भी उसको रेज कर सकते हैं। ओके। अब जो वाटर प्रिपरेशन है, वाटर प्रिपरेशन के बाद सबसे पहला जो काम आएगा आपका, वो है आपका कि स्टॉकिंग कितना किया जाए। तो 200 पीस, 250 पीस, 500 पीस, 800, 850 पीस पर क्यूबिक मीटर तक आप उसको कर सकते हैं। पर पहली बार आप कल्चर कर रहे हैं, फ्रेश वाटर में कल्चर कर रहे हैं, तो 200 पीस से ज्यादा पहली स्टॉकिंग में ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस कल्चर में समझेंगे। और कल्चर कहने के लिए छोटा है, 90 टू 120 डेज, पर एक एक दिन भी बहुत भारी निकलेगा। तो सोच समझ के पहली स्टॉकिंग जो करें वो 200 पीस सफिशिएंट है। अदरवाइज अर्धन पौंड में 50-60 पीस तक भी लोग करते हैं और कल्चर करते हैं। पर यहाँ पे हमारी वैल्यू हाई जाती है, क्योंकि एरिएशन कॉस्ट है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपका इंफ्रा कॉस्ट है। तो इसलिए उस कॉस्टिंग को निकालने के लिए हमें यहाँ पर हाई डेंसिटी में कल्चर करना होता है। तो 200-250 पीस तक की आप स्टॉकिंग करें। जो स्टॉकिंग साइज होगा वो पीएल का 10-11 दिन का बच्चा जो है वो चलेगा। फीडिंग रेट जो है 3 से 6% बॉडी वेट का चलेगा। फीड कन्वर्जन जो आएगा 1.2 से 1.8 तक का आएगा। ग्रोथ रेट जो रहेगा 1.3 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर वीक। एक महीने में आपका जो बच्चा है वो लगभग 4 ग्राम से लेके 8 ग्राम तक का होगा। बहुत अच्छा रहा आपका कल्चर, बहुत अच्छा रहा आपका वाटर पैरामीटर मैनेजमेंट, तो अच्छी ग्रोथ आएगी। अगर डाउन रहा तो कम आएगी। हार्वेस्टिंग साइज जो है वो 22 ग्राम, 17 ग्राम के बाद कभी भी आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वाइवल सब कुछ पैरामीटर अगर आपने अच्छे से मेंटेन किए तो 85 टू 95% तक का आपका सर्वाइवल आएगा। प्रोडक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 किलो, 9 किलो, 12 किलो तक का प्रोडक्शन आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1000 लीटर। ठीक है। हेलो, ये जो तो स्टॉकिंग साइज जो है PL11 प्लस या फिर PL10 प्लस, तो पोस्ट लार्वा स्टेज आफ्टर 10 डेज ही है ना सर? हाँ, तो वो हम लोग को कैसे क्योंकि पता चलेगा उससे वो? बड़ा, वो जब आप उसको परचेस करेंगे तो वो बताएंगे कि वो 9 डेज का है, 10 डेज का है, 11 डेज का है। तो जितना ये, बड़ा आप लेंगे उतना सर्वाइवल आपका बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन वो तो सर सही बोलेंगे, ये तो कुछ उसका ये नहीं है ना। नहीं नहीं, मार्केट में जब कोई चीज बिकती है तो वो आपको बता के ही बेचेगा। ऐसे नहीं करेगा कि 6 दिन का दे रहा है और 12 दिन का बोलेगा और आप उस पर यकीन कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग वो बैच निकालते हैं और सारा काम ट्रस्ट का ही। जितना बड़ा बच्चा आप लेंगे उतना महंगा भी आएगा और उसका सर्वाइवल भी उतना ज्यादा ही होगा। तो आसपास में जो भी आपकी हैचरीज वगैरह है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैचरीज है, प्राइवेट हैचरीज हैं, तो वहां से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिक्वायरमेंट फिक्स कर सकते हैं। मिनिमम 10 से 11 दिन का होना चाहिए। जी। तो ये आपका 90 टू 120 डेज का सबसे छोटा कल्चर है आपके एक्वा कल्चर। ये आपके पैरामीटर जिन्हें आप थ्रू आउट कल्चर ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, एल्कलिनिटी, टैन, नाइट्राइट, नाइट्रेट और आपका फ्लॉ।
अब इसके बाद जो काम शुरू होता है, जब आप इतनी सारी चीजें कर लेंगे तब आप अपना वाटर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो वाटर प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपने अपने टैंक्स को सैनिटाइज कर लिया है, वॉश आउट कर लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट बाथ जो भी उसको देना है वो आपने क्लीन कर लिया है। जो आपको पानी फ्रेश वाटर से सलाइन वाटर में कन्वर्ट करना था वो आपने सब कुछ कर लिया है। अब आपको उसमें फ्लॉक बनाना है। तो अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। कमर्शियली प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिसमें आप अपने प्रोबायोटिक वगैरह यूज कर सकते हैं, और कुछ आपके फर्मेंटेशन वाले मेथड है उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जो आपका बायोफ्लॉक का कंसेप्ट है, कोई मैकेनिकल फिल्टर नहीं, कोई बायो फिल्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं। किस पे चलेगा आपका सारा कल्चर? ओनली गुड बैक्टीरिया और एरिएशन। उसके लिए क्या जरूरी है? आपको वो वाटर में सारी चीजें, सारी बैलेंसिंग देना है। टैंक किसी का भी हो सकता है, तारपुलिन का हो सकता है, सीमेंटेड हो सकता है, फाइबर हो सकता है। पैरामीटर सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो 6 ppm आपका होना चाहिए। मेंटेन कैसे आप उसको करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। मिनिमम टाइम आपको वाटर के लिए कितना जाएगा? मिनिमम 4 to 6 वीक्स मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई डेफिनेशन नहीं। सर आप जो ठीक है। हाँ जी, आप जो बोले थे सर कि श्रिम्प के लिए अपना फ्लॉक काउंट 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 ml पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है सर। ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अगर सर जो 4 to 6 वीक्स का जो टाइम है उससे पहले हम्म, अगर 15 ml से ज्यादा हो गया तो पानी डिस्चार्ज करके फिर से उसको पानी मिलाना हाँ, चाहिए। आएगा ही नहीं। उससे पहले पहले जो रहेगा, मिनिमम 7, 8, 9, 10 मिलीग्राम पर लीटर तक रहेगा। अच्छा। क्योंकि फीडिंग है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो तो उसके बाद बढ़ेगा। जब हम्म, वो चीजें बढ़ना शुरू होगा तब फ्लॉक बढ़ना शुरू होगा आपका। हम्म, हम्म, तो जो हमारा हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है उसका काम है वाटर क्वालिटी को कंट्रोल करना। हम्म, ठीक है। और सिंगल सेल प्रोटीन में भी उसको वो काम करेगा जो फ्लॉक है। पर ये नहीं कि हम सारा कल्चर अपना उसी फ्लॉक पर कर लेंगे। बस वो क्या काम करेगा? हमारे एफसीआर को थोड़ा रिड्यूस करके रखेगा। जो बायोफ्लॉक है आपका विद जीरो, एक ड्रीम है, और लिमिटेड वाटर एक्सचेंज के साथ आप कर सकते हैं। एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रोवाइड एक्सीलेंट कंडीशन फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जितना भी हमारा बैक्टीरिया है उसको हमेशा सरफेस चाहिए होता है बैठने के लिए। तो वो कोशिश करता रहता है हमेशा बॉटम में सेटल आउट होने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर इतनी हाई मिक्सिंग रखते हैं जिससे वो पानी में मिक्स होता रहे, और उसका काउंट भी हम प्रॉपर रखते हैं जिससे हमारा हम ऑक्सीजन का डिप्लेशन ना हो। और ये सब चीजें कौन मेंटेन करता है? कार्बन और नाइट्रोजन। फीडिंग आप डालेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा। जो आपका श्रिम्प है वो जब मरेगा तब भी नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा। आप कुछ भी वहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट डाल रहे हैं वो भी नाइट्रोजन बनाएगा। तो उन सब चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? कार्बन। जिसमें आप व्हाइट शुगर, मोलासिस, जागरी का यूज करें। तो जो सबसे सुटेबल स्पीशीज है वो आपकी या तो कैटफिश है या श्रिम्प है। जो फ्लॉक का डेंसिटी होगा, अगर आप श्रिम्प कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू 15 मिलीग्राम पर लीटर।
फिश कर रहे हैं, कैटफिश कर रहे हैं, तो उसमें लेस देन इक्वल टू 25 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो अब आपको अपना कल्चर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए कल्चर को आपने पानी अपना तैयार कर लिया, एरिएशन की प्लेसमेंट कर दी, पूरा एरिएशन बढ़िया चलने लगा। आपने देखा आपके पानी के सारे वाटर पैरामीटर ठीक है, आपने देखा आपकी सैलिनिटी ठीक है, सैलिनिटी के अकॉर्डिंग आपका मिनरल कंपोजिशन ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है। अब आपको लगा कि अब आपको वाटर प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो वाटर प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आपके पास या तो आप कमर्शियल प्रोडक्ट ले लो, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट है जो भी प्रोबायोटिक आप यूज कर रहे हैं। अदरवाइज फर्मेंटेशन की हेल्प से आप उसको कर सकते हो कि यीस्ट वगैरह ले लिया, बेसिलस के कोई प्रोबायोटिक ले लिए, या जो भी फ्लॉक के लिए यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आप अपना बैक्टीरिया आप उसको में इंट्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने से पहले आप उसमें मोलासिस जागरी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सो देट वहां पे बैक्टीरिया का फूड अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आपको अपने जो टैंक आपने किए हैं वो क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए। ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि जो आपने मुझे अपने पैरामीटर दिए थे, जो रिपोर्ट्स दी थी, उसके अकॉर्डिंग कैल्शियम बहुत ज्यादा है। तो शायद वो सीमेंटेड टैंक आपके ट्रीट नहीं हुए हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा है उसका कैल्शियम कंटेंट। तो एक बार उनको फिल करके 2 हफ्ता 4 हफ्ता वॉश आउट कर दीजिए और दोबारा से अपने पानी की तैयारी फिर शुरू कीजिए। सर पहले बात ये है, फर्स्ट थिंग ये है कि वो हाँ। नया नहीं है। वो टैंक कंप्लीट होके मेरा हम्म। एक साल के करीब हो गया है, पहला बात है। और दूसरे बात तो अच्छा। उसमें तो कल्चर हो भी रहा था, वो जो टैंक है उसमें 3 महीना हम्म। 3 4 महीना सिंगी का कल्चर किया हुआ है। उसके बाद वो टैंक खाली किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी फिर था। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार कल्चर कर चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, उसमें ऑलरेडी वो टैंक कंप्लीट होके मेरा एक साल के करीब हो गया है। तो कोई उसमें बात नहीं, तो बस फिर तो सीमेंट का आप उनको सैनिटाइज, हाँ, सैनिटाइज वो करके बस आप सैनिटाइज हुआ अपना है। कल्चर। हम्म। हाँ सर, मैं क्या सोच रहा था, ऐसे हो सकता है क्या कि हम लोग जो पहले सॉल्ट उसमें डाले थे, ठीक है, तो हम्म। वो जहाँ से हमारा सॉल्ट आया था वो गलती से हम्म। आयोडाइज सॉल्ट दे दिया। हाँ, तो मैं तो वो वही जो बोल आयोडाइज, रहा हूँ, क्योंकि जितना भी उसमें एडिशनल मिनरल्स जाएगा, तो वो मिनरल्स हमें पता होना चाहिए कि क्या जा रहा है। जी, अभी काफी बार क्या होता है कि ब्लीच भी मिला हुआ होता है उसमें, तो ब्लीच की वजह से भी हार्म आपके कल्चर में आएगा। तो जो भी कंपोनेंट आप डालें, वो कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ में पानी में क्या क्या जा रहा है। हम्म, एक एक पैरामीटर आपके कल्चर को इफेक्ट डालेगा। हम्म। ठीक है। तो सर आई थिंक वो जो आयोडाइज सॉल्ट जो है, आयोडाइज सॉल्ट मतलब वो तो उसमें आयोडीन रहता है, आयोडीन मतलब उसमें कैल्शियम रहता है, और उसी के चलते आई थिंक कि मेरा कैल्शियम का जो अमाउंट है वो पानी में बढ़ा हुआ है, आई थिंक सो। आपका क्या मतलब देखो, आपका अगर क्या? उसमें आयोडीन भी अगर इतना जाएगा तो आयोडीन भी सीधे सीधे किल करेगा आपके श्रिम्प को, क्योंकि हम कहीं भी पैरामीटर में उसको मेजर ही नहीं करेंगे। क्योंकि ये वाला सारा जो मेजर करते हैं हम, ये फर्स्ट वाटर पैरामीटर रिपोर्ट में करते हैं। अदरवाइज हम हमेशा उसको क्लोरीन फ्री वाटर और आयोडीन फ्री वाटर देते हैं। तो वो भी आपको देखना है कि अगर सॉल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब रॉ सॉल्ट जो हम्म, अनट्रीटेड होगा और उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के अलावा कुछ नहीं। अदरवाइज कल्चर में फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमारा वाटर प्रिपरेशन जाएगा, मिनिमम कहने के लिए 7 से 11 दिन है, पर 3 to 4 वीक्स के बाद भी अगर आप इसको 4 to 8 वीक माने,
तो आपके लिए बेटर है। सीड स्टॉप करने का जल्दी ना करें जब तक आपके वाटर पैरामीटर ओके नहीं हो जाते। वाटर पैरामीटर तो हम ओके कर लेंगे, उसके बाद आपका नाइट्रिफिकेशन साइकिल है जो उनको बैलेंस करेगा। नाइट्रिफिकेशन को चलने के लिए मिनिमम 3 से 4 वीक का टाइम जाता है। तो पानी आप धीरे धीरे अपना बढ़ाएं, सीधे ये ना करें 3 फीट 4 फीट तक आप उसको ले जाएं। 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक ले जाएं, क्योंकि शुरू में बच्चा छोटा होगा, उसको बार बार सरफेस पे आने में जाने में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा ही पानी का लेवल रखें। धीरे 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 हम उसको इंक्रीज करेंगे। एरिएशन प्रॉपर रखें। रॉ सॉल्ट सबसे पहले ऐड करेंगे। रॉ सॉल्ट ऐड करने के बाद जो मिनरल कंपोजिशन है वो बैलेंस करेंगे। फिर कैल्शियम कार्बोनेट आपका 100 ग्राम पर 1000 लीटर, 1 क्यूबिक मीटर में 100 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा। और एरिएशन वैल्यू कंटिन्यूस यहाँ पे चलती रहेगी। उसके बाद जो आप मोलासिस जागरी यूज कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट डे पे जाएगा। एरिएशन कंटिन्यूस चलता रहेगा। यहाँ पे 100 मिलीलीटर पर 1000 लीटर जाएगा ये। इसके बाद जो भी आप अपना प्रोबायोटिक यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका होममेड प्रोबायोटिक हो या कमर्शियल प्रोबायोटिक हो, अगर आपने एफसीओ बनाया है तो 100 मिलीलीटर पर 1000 लीटर, अगर आप उसको स्पोर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो 25 ग्राम पर 1000 लीटर। एरिएशन कंटिन्यूस देते रहना है इसको। और टेम्परेचर रेंज जो रहेगा वो 22 से 32 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सर मोलासिस में शुगर अच्छा रहेगा, क्योंकि शुगर में शायद कंटेंट ज्यादा रहता है। देखो अभी हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, अभी तो हम्म, सिर्फ हम पानी तैयार कर रहे हैं, तो वो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। हम्म, ठीक है ना। जी। पर उसमें एक एक दिन का गैप देना है तीनों केमिकल डालने। हम्म, ठीक है। मतलब सर समझे नहीं, और एक एक दिन मतलब पहला एक मतलब एक बार मोलासिस डालना है, और दूसरे हाँ, दिन CaCO3, तीसरे दिन मतलब जो अपना प्रोबायोटिक, ऐसे करके एक एक दिन के बाद उसको डालना है। एक एक दिन का गैप उसको दे के रखना है। ओके। ठीक है। हम्म, जो अपना फीड यूज होगा वो 100% कमर्शियल फीड ही उसमें यूज होगा, सो दैट वी कैन मेंटेन द वाटर क्वालिटी। जो इसका फीड आएगा वो सिंकिंग फीड आएगा। और टाइम टू टाइम हमें वो वाटर पैरामीटर चेक करते रहना है, उनका एक रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है। मिनरल कंपोजिशन वाटर प्रिपरेशन से पहले हमें वो आइडल रेंज में बनानी है। सर मैं एक रिपोर्ट में तैयार किया हूँ मेरे फार्म के हाँ लिए। ठीक है। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, थोड़ा चेक वो कर लिया अगर वो आप ये मुझे देना, अगर कुछ उसमें मिसिंग होगा तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। आपको भेजा हूँ व्हाट्सएप पे। नहीं, और आएंगे पैरामीटर, वो मैं दे दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है ना। मतलब ऐसे वो ऐसे अगर हम सारे कैलकुलेट पैरामीटर, जी। हाँ यही रखना है हमें। और मिनिमम दिन में 2 से 3 बार हमें वो पैरामीटर उठाने हैं। ओके। ठीक है। अगर जो बेसिक मॉनिटरिंग लगेगा आपको, अगर आपका अमोनिया हाई जाता है तो कार्बन सोर्स ऐड करना है। कभी भी एक साथ ऐड नहीं करना है अगर वहां पे आपका एक्वाटिक एनिमल है। फीड को रिड्यूस कर देना है अराउंड 50% तक। ओके। और
रेस्पॉन्स क्विक होना चाहिए। अगर रात में वो प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो रात में ही उस पे एक्शन लेना है, ये नहीं कि सुबह लेबर आएगी तब देखेंगे। अदरवाइज श्रिम्प के केस में कुछ नहीं मिलेगा, सारा श्रिम्प नीचे नीचे खत्म हो जाएगा। अगर नाइट्राइट की वैल्यू हाई जा रही है तो ऑक्सीजन चेक करना है प्रॉपर है नहीं है, जो हमारे एयर ऑक्सी ट्यूब है वो क्लीन है नहीं है, प्रॉपर माइक्रो बबल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, प्लेसमेंट आपकी सही है नहीं है, सैलिनिटी का लेवल प्रॉपर है या नहीं। अगर हमारा फ्लॉक बहुत कम है, शुरू में तो कम ही रहेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, पर अगर उसके बाद भी कम है तो हमें कार्बन सोर्स ऐड करना है और प्रोबायोटिक ऐड करना है, और उसके लिए नाइट्रोजन वेस्ट वहां पे होना चाहिए, क्योंकि हाँ, बैक्टीरिया का वही आपका फीड है। नाइट्रोजन वेस्ट मतलब सर हम लोग को क्या फीड पहले देना पड़ेगा? फीड हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज हम अमोनिया का कोई भी सोर्स वहां पे ऐड कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं जिससे वहां पे अमोनिया का सोर्स आ जाएगा, वो नहीं है तो फीड आप थोड़ा थोड़ा डाल के उसमें नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं, वहां से वो बनने लग जाएगा। मतलब श्रिम्प फीड हम लोग उसको श्रिम्प इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको डाल के नाइट्रोजन उसमें वहाँ पे अमोनिया क्रिएट करके उसके बाद हम लोग हाँ, उसको जी क्योंकि एकदम से फिर जब बच्चा आएगा तो उस टाइम पर वो नाइट्रिफिकेशन साइकिल में जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी ज्यादा, कंट्रोल जी करने में हमें टाइम लगेगा 6 से 8 घंटे का। अगर वो साइकिल पहले ही कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में फिर हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, जितना नाइट्रोजन हम रोज का देंगे जितना फीडिंग हम रोज का देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कार्बन सोर्स भी दे देंगे, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर फ्लॉक आपका बहुत ज्यादा बन जाता है तो जो भी एक्सेस फ्लॉक है, मतलब 15 से ज्यादा वहां होना ही नहीं है, तो आपके पास प्रॉपर स्लज पंप होना चाहिए, ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, पॉन्ड बॉटम को क्लीन करने के आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, और फीड को थोड़ा रिड्यूस कर दो जिससे जो नीचे की बायोफिल्म है वो सारा श्रिम्प आपका कंज्यूम कर ले। तो एक दिन का कोई थंब रूल नहीं है, रोज आपको वो इफेक्टिवली मॉनिटरिंग करनी है। सर वो जो लास्ट दो स्लाइड ऑक्सीजन, था इससे हाँ पहले जो लास्ट दो स्लाइड था जो फीडिंग का था मैं इससे पहले सर ऊपर ऊपर वाला इसके ऊपर हाँ यहाँ से थोड़ा कमर्शियल फीड तो हो नहीं गया नहीं, ये वाला नहीं, ये ये वाला वो जो हाँ हाँ आपका श्रिम्प के साथ आएगा ना फीडिंग चार्ट, उसको जी फॉलो करना है, तीन अच्छा ये से तो छह परसेंट करेगा। ओके ठीक है ना। ओके श्रिम्प का आपका वो सेपरेट आएगा, जिस हिसाब से स्टॉकिंग जाएगी उसी हिसाब से उसकी फीडिंग चलेगा। एक हाँ लाख पे 1 kg 2 kg 3 kg इस हिसाब से वो चलता है, तो वो जैसे ही आप फीड खरीदेंगे फीड कंपनी या फीड डीलर आपको बताएगा, अगर नहीं बताता तो आई विल गाइड यू। ओके ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर होना चाहिए। वाटर पैरामीटर जो भी हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए वो अप टू द मार्क होने चाहिए, टिपर होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए। फ्लॉक आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, नो अमोनिया नो नाइट्राइट। स्टॉक करने से पहले पहले ये सब चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं यस यू आर रेडी फॉर द सीड स्टॉकिंग। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, वाटर मेंटेन करने के लिए कवर द एंटायर टैंक एरिया एंड क्लोज द आउटसाइड एयर। बाहर का हवा, बाहर का पानी, बाहर का धूप अंदर नहीं जाना चाहिए, आपके टैंक पर नहीं जाना चाहिए। इंसुलेशन शीट आप लगा सकते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड शीट लगा सकते हैं, पॉली हाउस शीट लगा सकते हैं, जिससे बाहर का जितना भी एनवायरमेंटल कंडीशन है जो चेंज करेंगे वो कंट्रोल होगा आपका। लो कॉस्ट पॉलीकल्चर टनल बना सकते हैं जिससे
वो सब चीजें आपके बाहर ही रुक जाएंगी, वाटर की क्वालिटी मेंटेन रख पाएंगे। ठीक है, जी तो ये सब चीजें करने के बाद आप इसको 4 to 6 वीक का टाइम देंगे। 4 to 6 वीक कंटिन्यूस मॉनिटर फॉर वाटर पैरामीटर्स, mineral composition and block count, nitrification site, minimum 3 to 4 week। जब ये सारी चीजें आपकी अप टू द मार्क हो जाएंगी, देन यू आर रेडी फॉर द सीड स्टॉकिंग। तो अब जो भी आज का सेशन है, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न है, आप 1 by 1 मुझे व्हाट्सएप पर डालते जाइए। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग 1 by 1 आपको वहां पे गाइड करता जाऊंगा, सो दैट आपके वाटर पैरामीटर उस सजेस्टेड रेंज में हो और वी आर रेडी फॉर द कल्चर। जी मीनवाइल हम बीच में अपने सेशन लेते रहेंगे, जो जो मेरी तरफ से पेंडिंग है, जैसे सेशन 2 आपका पेंडिंग है, सेशन 5th और 6th आपका पेंडिंग है, तो बिफोर स्टॉकिंग द सीड वो मैं सारा सेशन आपको डिलीवर कर दूंगा। जी सर, ठीक है ना, पहला सेशन और इस सेशन का मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग्स थोड़ा भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैं आपको आज नाइट में अपलोड कर दूं, देन यू कैन डाउनलोड इट। ओके सर, मैं आपको ठीक है, पिंग कर लूँगा, आपको रिमाइंड कर लूँगा। ठीक है सर। कोई इशू नहीं है, आई विल शेयर विद यू। जी सर। ठीक है ना, सर बीच बीच में अगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा सर, ठीक है? डेफिनेटली वी विल टच ऑन द व्हाट्सएप। ओके सर, ओके। अभी के लिए तो मैं ठीक है वाटर ना, तो आप, यूज़ कर रहता हूँ, ठीक है हाँ, सर? शुरू फॉर कीजिए नाउ आप उसको। जी, वाटर प्रिपरेशन मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद मिनरल कंपोज़िशन का जो है उसको हम लोग कभी बीच में अगर हो जाएगा तो उसको कर लेंगे। राइट, उसके उसके बाद सर डिजीज़ कंट्रोल का जो है था और सेशन था, हाँ, टॉकिंग वो मैं बीच डेंसिटी। में नेक्स्ट वीक में हम उसको कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है ना, जो जी, 3-4 स्टेशन है मेरे, वो मैं हुँ, आपके कवर कर दूंगा। आप एक बार वाटर प्रिपरेशन पे डाल दो, जी, क्योंकि वो ठीक, ठीक। 4 से 6 हफ्ते का टाइम उसमें जाएगा। सर जो भी अगर कंपोजिशन, जो भी मिनरल आप यूज कर रहे हैं, वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर डालो कि मैं अब अपना सोडियम का कंटेंट बढ़ा रहा हूँ। सोडियम का कंटेंट मैं 7 ppt लेके जा रहा हूँ, तो मैं जी, ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, इतना डाल रहा हूँ, मेरा वाटर का वॉल्यूम इतना है। वो इंफॉर्मेशन आप पास करेंगे, ओके करेंगे, देन यू विल टेक द नेक्स्ट एक्शन। ओके। और सर तो कहीं मतलब पर भी कहीं कुछ स्टेप गड़बड़, हाँ, नहीं, नहीं कंटिन्यू कीजिए मैं हाँ, ठीक हेलो? है ना, तो जिससे कुछ भी मिस ना हो, हुँ, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहे, विजिबल रहे और ठीक से वो कन्वे। ओके। सर मैं क्या पूछ रहा था, जैसे आप बोले कि हम्म फ्लोक कन्वर्सन करने के लिए हमको पानी में अमोनिया का होना ज़रूरी है, ठीक है सर? हम्म। तो अमोनिया की उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसमें फीड डाल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो फीड का रेशियो क्या होगा? मतलब कितना डालेंगे? जैसे जैसे कि मेरा टैंक है अभी 50,000 उस या स्टेप तक पहुंचो, उस स्टेप तक पहुंचो, वो थोड़ा थोड़ा ही डालना है, कि हमने 10 ग्राम डाला, 20 ग्राम डाला, 30 ग्राम डाला, ऐसा नहीं कि वो कट्टों के कट्टे लगेगा। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाए। ओके, ठीक है ना, ओके। और कि सर वहां पे नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होना चाहिए। ओके, फ्लॉक क्रिएट होने के लिए हम हाँ, अदरवाइज आप वहां पे जो मोलासिस डाल रहे हैं,
मोलासिस के साथ में भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा, तो धीरे धीरे वो भी जनरेट करेगा। अच्छा। उसमें सिर्फ 22% ही कार्बन सोर्स है, और जितना भी जाएगा वो अपना वेस्ट के ही नाम पर वहां पे जाएगा, तो वो भी धीरे धीरे क्रिएट करने लगेगा 1 से 2 हफ्तों में। हम्म, जी। ठीक है ना। और हाँ, और भी सर इसको मेजर करने के लिए मुझे टेस्ट किट बोले थे, कुछ बोलेंगे? आई डोंट एक्चुअली हैव दैट। हाँ, वो कहाँ से मिलेगा टेस्ट किट उसको? आप अपना सारा ले लो, वो जी। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, अमेजोन से जाके आप उनको परचेज आउट कर सकते हो। जी। वो सारी होनी चाहिए आपके लिए, कि अमोनिया का सॉल्ट वाटर किट है, एपीआई का आता है, वो आप ले लो, उसमें पीएच मिल जाएगा, अमोनिया का मिल जाएगा, नाइट्राइट मिल जाएगा, नाइट्रेट मिल जाएगा, मिनरल के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वो आप ले लो, डिजिटल मीटर ले लो, रिफ्रैक्टोमीटर ले लो, टीडीएस के लिए ले लो, तो वो वो तो वो सारी सर जो भी पैरम के लिए है, रिफ्रैक्टोमीटर के लिए है, उसके बाद अल्कलिनिटी के लिए भी है। वो है, वो बेटर है। जो नहीं है वो हाँ। सब एल्कलिनिटी के लिए ले लो, डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए ले लो। जो हाँ, है वो बेटर है, कि चलो वो नहीं लेनी, जो नहीं है वो अरेंज कर लो। ये मुझे थोड़ा उसका थोड़ा लिंक सर भेज दीजिए, जो मिनरल का जो है, पोटेशियम कैसे? मिनरल वाला मैं आपको दे दूंगा, कैल्शियम, जी। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जी। वो आप ले लो। सोडियम का नहीं भी लेंगे तो वो तो सैलिनिटी बता देगा, पर हाँ जी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का ले लो। जी। रीफ टैंक के लिए आती है, तो वो होनी चाहिए आपके पास। जी, इसको थोड़ा लिंक मुझे थोड़ा। वो मैं आपको डाल दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके। हाँ जी। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप कर, व्हाट्सएप पे आई विल शेयर द डिटेल। ओके सर। ओके।